नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल सी के मजेदार कहानियां में आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार कहानी लाए हैं। कहानी का आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का टाइटल है पैसों का खेल। कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। कहानी का आनंद लेने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक समझदार और मजेदार व्यक्ति थे। उनका जीवन हमेशा हंसी ठिठोली से भरा रहता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसने अपनी दौलत और चतुराई के किस्से सुनाए। गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित होकर उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। व्यापारी ने कहा, मैं इस गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं। जो भी मुझसे पैसे जीत जाएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। गांव में सभी लोग उत्सुक हो गए। व्यापारी ने नियम बताए कि उसे समझदारी और चतुराई से जवाब देने होंगे। नसरुद्दीन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है और वह प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और व्यापारी ने पहली पहेली पेश की। एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय दौड़ता रहता है लेकिन कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। वह क्या है? गांव वाले सोचने लगे लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। तभी नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, यह तो समय है। समय हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी रुकता नहीं। सबने नसरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ की और व्यापारी ने उसे पुरस्कार के तौर पर कुछ पैसे दिए। इसके बाद व्यापारी ने अगली पहेली दी। एक ऐसा सामान है जिसे सब खरीदते हैं लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रखता। वह क्या है? गांव वाले फिर से सोचने लगे लेकिन नसरुद्दीन ने कहा, यह तो एक बुरा सपना है। सब लोग इसे सहते हैं लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े और व्यापारी को हार माननी पड़ी। उसने फिर से नसरुद्दीन को पुरस्कार दिए। प्रतियोगिता जारी रही और व्यापारी ने एक और पहेली दी। मैं हर जगह हूं लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं क्या हूं? इस बार गांव वाले और भी सोच में पड़ गए। नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यह तो हवा है। हवा हर जगह होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। गांव वाले एक बार फिर हंस पड़े और व्यापारी ने नसरुद्दीन को और पैसे दिए। अब व्यापारी थोड़े परेशान हो गए थे। उसने सोचा कि अब उसे एक कठिन पहेली देनी चाहिए। उसने कहा, एक ऐसी चीज है जो ज्यादा होने पर आपको खुशी देती है लेकिन अगर कम हो जाए तो आपको दुख होता है। वह क्या है? गांव वाले फिर से सोचने लगे लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। नसरुद्दीन ने कहा, यह तो प्यार है। जब प्यार ज्यादा होता है तो खुशी मिलती है लेकिन जब कम होता है तो दुख होता है। यह सुनकर व्यापारी के चेहरे पर निराशा थी लेकिन गांव वाले हंस रहे थे। अब व्यापारी ने सोचा कि अब तो उसे कोई भी पहेली नहीं देनी चाहिए। वह नसरुद्दीन की चतुराई से प्रभावित होकर बोला, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो लेकिन मैं तुम्हें एक अंतिम चुनौती देता हूं। अगर तुम इस पहेली का जवाब दे देते हो तो तुम्हें मेरी पूरी दौलत मिल जाएगी। सभी लोग सुनकर हैरान रह गए। व्यापारी ने कहा, एक ऐसी चीज है जो तुम सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। तुम इसे कह नहीं सकते लेकिन यह तुम्हारे दिल में है। यह क्या है? नसरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो खुशी है। खुशी सुनाई देती है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते और यह हमारे दिल में होती है। गांव में सभी लोग खुशी से झूम उठे। व्यापारी हार मान गया और नसरुद्दीन को उसकी पूरी दौलत देने का वादा किया। तब नसरुद्दीन ने कहा, धन के साथ साथ ज्ञान सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारी दौलत नहीं चाहता बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने ज्ञान का सही उपयोग करो और दूसरों की मदद करो। व्यापारी ने नसरुद्दीन की बात को समझा और वादा किया कि वह अपनी दौलत का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने यह भी कहा कि वह नसरुद्दीन को एक दोस्त के रूप में मानता है और आगे से हर बार उसे अपनी दौलत में साझेदार बनाएगा। इस तरह नसरुद्दीन ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती बल्कि एक अमीर व्यापारी को भी सही रास्ता दिखाया। गांव में सभी ने नसरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ की और उसने साबित किया कि असली धन ज्ञान और समझ में है। गांव में इस घटना के बाद व्यापारी ने नसरुद्दीन की सलाह का पालन करना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, शिक्षा के लिए अनुदान दिए और गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई।
मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी न केवल हंसी ठिठोली से भरी थी, बल्कि इसने लोगों को यह भी सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग ही असली धन है। सभी ने समझा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि सच्ची खुशी और संतोष ज्ञान में है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी बुद्धिमानी और चतुराई केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक तरीका भी है। गांव में अब नसरुद्दीन की कहानियां और भी प्रसिद्ध हो गईं, और लोग हमेशा उसकी चतुराई और समझदारी के किस्से सुनते रहते थे। इस तरह नसरुद्दीन ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि असली धन और खुशी कैसे पाई जाती है। अगली कहानी, कभी न हारे वाला मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन अपने अनोखे विचारों और चतुराई के लिए मशहूर थे। गांव में हर कोई उन्हें पसंद करता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे कभी हार नहीं मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह के खेल, झूले और दुकानें लगी थीं। मुल्ला ने सोचा कि क्यों ना इस मेले का आनंद लिया जाए। जब वह मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का विषय था, सबसे मजबूत आदमी कौन है। गांव के सबसे ताकतवर लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। मुल्ला ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। पहली चुनौती थी भारी पत्थर को उठाना। पहले प्रतियोगी ने कोशिश की और वह सफल रहा। फिर दूसरे ने प्रयास किया और वह भी सफल रहा। जब नसरुद्दीन की बारी आई तो सब लोग हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि मुल्ला तो एक साधारण व्यक्ति है, वह कैसे उठा सकेगा। मुल्ला ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह न उठा सके। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मुल्ला ने हार नहीं मानी। उसने पत्थर को छोड़कर एक योजना बनाई। वह बोला, ठीक है, अगर मैं इस बार जीत नहीं सका तो मैं अगले राउंड में जीतूंगा। प्रतियोगिता आगे बढ़ी। अगली चुनौती थी दौड़ लगाना। नसरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। दौड़ में सब लोग दौड़े, लेकिन नसरुद्दीन ने अपने रास्ते में एक बड़ा बांस रख दिया। जब सब लोग दौड़ते हुए आए तो उन्होंने बांस से टकराकर गिर पड़े। मुल्ला ने अपनी चालाकी से दौड़ जीत ली। अब वह निर्णायक मुकाबले में पहुंच गए थे। अगली चुनौती थी एक पहेली का जवाब देना। मेले के आयोजक ने कहा, जो इस पहेली का सही जवाब देगा वही प्रतियोगिता का विजेता होगा। पहेली थी, एक ऐसी चीज जो बिना देखे सुनाई देती है और बिना कहे दिल में रहती है। सब लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। नसरुद्दीन ने तुरंत कहा, यह तो प्यार है। सब लोग दंग रह गए। मुल्ला ने एक बार फिर जीत हासिल की। मेला खत्म हुआ और सब लोग नसरुद्दीन की तारीफ करने लगे। उन्होंने साबित किया कि हार मानने वाला व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता और हर चुनौती का सामना चतुराई और समझदारी से किया जा सकता है। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित किया कि वह केवल एक मजेदार व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी इंसान भी हैं। गांव में सबने उनके उत्साह और चतुराई को सराहा और इस प्रतियोगिता के बाद मुल्ला को और भी अधिक प्यार करने लगे। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगली कहानी, जुगाड़ का जादू। गांव में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और जुगाड़ के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के लोग सुनते हैं कि राजा अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। राजा ने यह घोषणा की थी कि जो भी सबसे अनोखा जुगाड़ दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। गांव के सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। नसरुद्दीन ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी चतुराई का परिचय दूं। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता का दिन आया। राजा के दरबार में हर प्रकार के लोग जमा हुए थे। पहले प्रतियोगी ने एक अनोखा जुगाड़ पेश किया। उसने एक घोड़े पर एक बड़ा झूला बांध दिया ताकि घोड़ा झूला झूल सके। सब लोग दंग रह गए, लेकिन नसरुद्दीन मुस्कुराए और सोचा कि यह तो साधारण है। फिर दूसरे प्रतियोगी ने अपना जुगाड़ पेश किया। उसने एक तालाब में बोट के बजाय एक बड़ी चप्पल का इस्तेमाल किया। सब लोग फिर से चौंके, लेकिन नसरुद्दीन को लगा कि यह भी कुछ खास नहीं है। अब बारी आई मुल्ला नसरुद्दीन की। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा पेश करूंगा जो सभी को हैरान कर दे। उन्होंने अपने घर से एक बड़ा बर्तन लाया और उसमें ढेर सारे अंडे डाल दिए। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे।
नसरुद्दीन ने एक एक करके सभी अंडों को उबाला और उन्हें फिर से बर्तन में डाल दिया। अब उन्होंने बर्तन को अपने सिर पर रख लिया। लोग हंसने लगे। मुल्ला, तुम क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग देखिए, यह तो मेरी जुगाड़ है। मैं बिना किसी परेशानी के अंडों को उबालने का काम कर रहा हूं। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सच में अनोखा जुगाड़ है। मुल्ला ने अपना बर्तन नीचे रखा और अंडे सबको बांट दिए। राजा ने कहा, तुमने सबको हंसाया है और यह सबसे बड़ा जुगाड़ है। राजा ने नसरुद्दीन को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई की तारीफ करता हूं। इस तरह नसरुद्दीन ने साबित किया कि कभी-कभी सरलता और हास्य में ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। गांव के लोग उनकी जुगाड़ की कहानी सुनते रहे और वे हर बार नई हंसी के साथ उनका नाम लेते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से यह दिखा दिया कि जुगाड़ का असली जादू केवल सोचने में नहीं, बल्कि हंसी मजाक में भी होता है। जब नसरुद्दीन ने प्रतियोगिता जीत ली, तो गांव के लोग उनकी चतुराई और हास्य को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, इस खुशी के मौके पर क्यों ना एक दावत आयोजित की जाए। गांव के सभी लोग नसरुद्दीन की दावत में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और एक बड़ी दावत की योजना बनाई। नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे मेहमानों के लिए कुछ खास बनाना होगा। उनकी पत्नी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। दावत में बिरयानी, हलवा और तरह-तरह के मिठाइयां बन रही थीं। नसरुद्दीन ने सोचा कि इस बार मैं कुछ खास करना चाहता हूं। उन्होंने एक योजना बनाई। दावत के दिन नसरुद्दीन ने अपने मेहमानों को आमंत्रित किया। सब लोग खुशी-खुशी आए और नसरुद्दीन का स्वागत किया। उन्होंने मेहमानों को बहुत अच्छे से खिलाया। जब खाना खा लिया गया, तो नसरुद्दीन ने सबको एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर एक मजेदार खेल खेलते हैं। वे सब खेल में शामिल हो गए। नसरुद्दीन ने कहा, मैं एक पहेली पूछूंगा। जो सही जवाब देगा उसे एक इनाम मिलेगा। सबने खुशी-खुशी सहमति दी। मुल्ला ने पहेली पूछी, एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह है। ये हमें हर समय घेरती है। ये क्या है? मेहमान सोचने लगे। कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। तभी नसरुद्दीन ने कहा, यह तो हवा है। सब लोग हंस पड़े और नसरुद्दीन की चतुराई की तारीफ की। इस बार नसरुद्दीन ने एक और पहेली पूछी। उन्होंने कहा, एक ऐसा आदमी है जो हमेशा अपनी पत्नी के पास रहता है, लेकिन जब वह बोलता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। वह कौन है? मेहमानों ने फिर से सोचा और कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने कहा, यह तो मौलवी है। नसरुद्दीन ने कहा, सही जवाब, तुम्हें इनाम मिलेगा। सब लोग हंस पड़े और दावत का आनंद लेने लगे। फिर एक और खेल की बारी आई। नसरुद्दीन ने कहा, अब हम सबको अपने अपने जुगाड़ बताने होंगे। सब लोगों ने अपने अपने जुगाड़ बताने शुरू किए। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने खेत में फसल उगाने के लिए एक अनोखा जुगाड़ किया। मैंने पानी के लिए एक बड़ा तालाब खोदा। दूसरे ने कहा, मैंने एक जुगाड़ से अपनी गाय का दूध बढ़ा दिया है। फिर नसरुद्दीन ने कहा, मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिससे मैं अपने बर्तन को उबालने के लिए सिर पर रख सकता हूं। सभी ने नसरुद्दीन की चतुराई की फिर से तारीफ की और हंसते-हंसते रात बिताई। दावत के अंत में नसरुद्दीन ने कहा, सच्ची खुशी उसी में है जब हम हंसते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। आज की रात हम सब ने हंसकर और खेलकर बहुत अच्छा समय बिताया। सभी ने तालियां बजाईं और नसरुद्दीन को धन्यवाद दिया। उस रात गांव में हर किसी के चेहरे पर खुशी और हंसी थी। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपनी चतुराई और जुगाड़ के माध्यम से सभी को एकजुट किया और उन्हें एक दूसरे के साथ हंसने का मौका दिया। यह रात सभी के लिए यादगार बन गई और गांव के लोग हमेशा इस दावत की बात करते रहे। नसरुद्दीन ने यह साबित किया कि जुगाड़ का जादू केवल व्यावहारिकता में नहीं, बल्कि हंसी और एकता में भी होता है। उनकी चतुराई और हास्य के किस्से गांव में हर किसी की जुबान पर चढ़ गए और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था और उनकी कहानियां गांव के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको हंसाने का काम करती थीं। उनकी चतुराई और हंसी मजाक का जादू हमेशा लोगों को एकजुट करता रहा और नसरुद्दीन की कहानी हमेशा सुनाई जाती रही। अगली कहानी
सुल्तान का दांव। गांव में उत्सव का माहौल था। सभी लोग खुशी खुशी तैयारियों में जुटे थे। नसरुद्दीन को भी इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसे हमेशा से प्रतियोगिताओं में भाग लेने का शौक था। गांव के मुखिया ने घोषणा की थी कि इस बार उत्सव में कई दिलचस्प प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें दौड़, पहेली और नृत्य शामिल थे। जब नसरुद्दीन ने सुना कि इन प्रतियोगिताओं में विजेता को सुल्तान के दरबार में इनाम दिया जाएगा, तो उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इन प्रतियोगिताओं में जीत गया, तो न केवल मुझे इनाम मिलेगा, बल्कि मैं गांव में और भी मशहूर हो जाऊंगा। उसने अपनी रणनीति बनाई और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने लगा। उसने पहले प्रतियोगिता की योजना बनाई, जो दौड़ थी। नसरुद्दीन ने सोचा कि दौड़ जीतने के लिए उसे कुछ चतुराई का सहारा लेना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं दौड़ में जीतने के लिए रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख दूंगा। जब दूसरे लोग उस पत्थर से टकराएंगे, तो मैं आसानी से दौड़ जीत जाऊंगा। दौड़ का दिन आया। नसरुद्दीन ने सुबह जल्दी उठकर दौड़ के रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख दिया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी प्रतियोगी तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर को देखा, वे सब उसके साथ टकरा गए और गिर पड़े। नसरुद्दीन ने जल्दी से दौड़ को पूरा किया और पहले स्थान पर आया। सभी लोग दंग रह गए कि उसने कैसे जीत हासिल की। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी चालाकी भी खेल में काम आती है। दौड़ के बाद अब बारी थी पहेली की। आयोजक ने सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना देखे सुनाई देती है? सभी प्रतियोगी सोचने लगे, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। तभी नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से जवाब दिया, यह तो हवा है। इस बार भी सभी लोग उसकी बुद्धिमानी पर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उसे फिर से सराहा और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे चालाक हो। अब बारी थी अंतिम प्रतियोगिता की, जिसमें सबसे मजेदार नृत्य दिखाना था। नसरुद्दीन ने सोचा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी की साड़ी पहन ली और अद्भुत नृत्य करने लगा। उसके नृत्य ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। नसरुद्दीन की हर हरकत पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई और मजेदार हरकतों से सबका दिल जीत लिया। अंत में राजा ने उसे विजेता घोषित किया और इनाम के रूप में एक बड़ा बर्तन दिया। नसरुद्दीन ने अपनी जीत का जश्न मनाने का फैसला किया। उसने सोचा, इस खुशी के मौके पर क्यों न एक दावत आयोजित की जाए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक बड़ी दावत की योजना बनाई। उसकी पत्नी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। दावत में बिरयानी, हलवा और तरह तरह के मिठाइयां बन रही थीं। दावत के दिन नसरुद्दीन ने अपने मेहमानों को आमंत्रित किया। सब लोग खुशी खुशी आए और नसरुद्दीन का स्वागत किया। खाने के बाद नसरुद्दीन ने सबको एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, आइए हम सब मिलकर एक मजेदार खेल खेलते हैं। सभी ने खुशी खुशी सहमति दी। मुल्ला ने पहेली पूछी, एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह है, यह हमें हर समय घेरती है, यह क्या है? मेहमान सोचने लगे। कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। तभी नसरुद्दीन ने कहा, यह तो हवा है। सब लोग हंस पड़े। फिर एक और खेल की बारी आई। नसरुद्दीन ने कहा, अब हम सबको अपने अपने जुगाड़ बताने होंगे। सब लोगों ने अपने अपने जुगाड़ बताने शुरू किए। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने खेत में फसल उगाने के लिए एक अनोखा जुगाड़ किया। मैंने पानी के लिए एक बड़ा तालाब खोदा। दूसरे ने कहा, मैंने एक जुगाड़ से अपनी गाय का दूध बढ़ा दिया है। फिर नसरुद्दीन ने कहा, मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिससे मैं अपने बर्तन को उबालने के लिए सिर पर रख सकता हूं। सभी ने नसरुद्दीन की चतुराई की फिर से तारीफ की और हंसते हंसते रात बिताई। दावत के अंत में नसरुद्दीन ने कहा, सच्ची खुशी उसी में है जब हम हंसते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। आज की रात हम सबने हंसकर और खेलकर बहुत अच्छा समय बिताया। सभी ने तालियां बजाईं और नसरुद्दीन को धन्यवाद दिया। उस रात गांव में हर किसी के चेहरे पर खुशी और हंसी थी। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपनी चतुराई और जुगाड़ के माध्यम से सभी को एकजुट किया और उन्हें एक दूसरे के साथ हंसने का मौका दिया। यह रात सभी के लिए यादगार बन गई और गांव के लोग हमेशा इस दावत की बात करते रहे। नसरुद्दीन ने यह साबित किया कि
जुगाड़ का जादू केवल व्यावहारिकता में नहीं, बल्कि हंसी और एकता में भी होता है। उनकी चतुराई और हास्य के किस्से गांव में हर किसी की जुबान पर चढ़ गए, और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था, और उनकी कहानियां गांव के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको हंसाने का काम करती थीं। उनकी चतुराई और हंसी मजाक का जादू हमेशा लोगों को एकजुट करता रहा, और नसरुद्दीन की कहानी हमेशा सुनाई जाती रही। इस प्रकार नसरुद्दीन की जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती और एक नया मजेदार किस्सा होता था। वह हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान निकालते थे। गांव के लोग उनकी कहानियां सुनते और हंसते हंसते दिन बिताते थे। समय बीतता गया और गांव में नसरुद्दीन की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उन्हें अपने अपने मुद्दों के लिए सलाह देने के लिए बुलाते। नसरुद्दीन हमेशा हंसमुख रहते और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का दिल जीत लेते। एक दिन गांव में एक बड़ा समागम होने वाला था, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने के लिए आने वाले थे। नसरुद्दीन ने सोचा, इस समागम में कुछ खास करना चाहिए ताकि सभी को मजा आए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक मजेदार नाटक करेंगे जिसमें सबको शामिल किया जाएगा। उन्होंने नाटक की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें नसरुद्दीन मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। सभी दोस्तों ने अपने अपने किरदार निभाने के लिए तैयारी शुरू की। समागम का दिन आया और पूरा गांव वहां जुटा। नाटक शुरू हुआ और नसरुद्दीन ने अपने अद्भुत अभिनय से सबका मन मोह लिया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नाटक खत्म होने के बाद सबने नसरुद्दीन की तारीफ की। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और हंसी ने इस समागम को यादगार बना दिया है। नसरुद्दीन ने इस तारीफ को हंसते हुए स्वीकार किया और कहा, यह सब हमारी एकता और हंसी का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से साबित किया कि हंसी और एकता से बड़ी कठिनाई को भी पार किया जा सकता है। गांव के लोग उनकी कहानियां सुनते और हर बार नए उत्साह के साथ उनके जादू को याद करते। उनकी जादुई चतुराई और हास्य ने गांव के लोगों को एकजुट रखा, और उनके किस्से हमेशा के लिए सुनाई देने लगे। हर कोई जानता था कि मुल्ला नसरुद्दीन के बिना गांव की खुशियां अधूरी थीं। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। गांव वाले न केवल उनकी चतुराई के दीवाने थे, बल्कि उनकी विनोद प्रियता भी सबको भांति थी। हर कोई चाहता था कि नसरुद्दीन उनके समारोहों में शामिल हों, ताकि वे अपनी मजेदार कहानियों और खेलों से सबका मनोरंजन कर सकें। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने सुना था कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत चतुर और मजेदार व्यक्ति है। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह नसरुद्दीन को अपनी व्यापारिक योजनाओं में शामिल कर सके, तो वह अपनी योजनाओं को सफल बना सकता है। व्यापारी ने नसरुद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, मुल्ला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुझे तुमसे एक सलाह चाहिए। मैं एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है। व्यापारी ने कहा, मैं बाजार में ताजा फलों का व्यापार करना चाहता हूं। तुम्हारी सलाह से मुझे बहुत मदद मिलेगी। नसरुद्दीन ने सोचा, यह तो एक अच्छी योजना है। उसने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाता हूं। उसने व्यापारी को बताया, तुम अपने फलों को सजाने के लिए एक बड़ा बैनर बनवाओ, जिसमें लिखा हो, सबसे मीठे फल केवल मेरे पास। जब लोग इसे देखेंगे तो वे निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएंगे। व्यापारी ने नसरुद्दीन की बात मानी और बाजार में एक बड़ा बैनर लगाया। लेकिन जैसे ही बैनर लगा, लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। नसरुद्दीन ने देखा कि व्यापारी का व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है। उसने सोचा, कुछ करना पड़ेगा। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें फलों का प्रदर्शन करना होगा। चलो, हम एक मजेदार प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। व्यापारी ने सहमति दे दी। नसरुद्दीन ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़े फल का वजन करेगा, उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। गांव के लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गए। नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों को बुलाया और प्रतियोगिता का आयोजन करने लगा। प्रतियोगिता के दिन सब लोग जमा हो गए। नसरुद्दीन ने सबको बताया
आज हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा फल लेकर आएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और लोगों ने अपने अपने फलों को लाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा तरबूज लाया, दूसरा ने। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक मजेदार आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक लेखक के रूप में भी जानने लगे। इस प्रकार नसरुद्दीन ने न केवल अपने हास्य से लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें शिक्षा भी दी। उसकी कहानियों में हमेशा एक संदेश होता था कि हंसी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में सब लोग नसरुद्दीन के किस्से सुनते और उनके मजेदार अनुभवों से सीखते थे। उन्होंने न केवल दूसरों का मनोरंजन किया, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से उन्हें प्रेरित भी किया। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक नई पहचान बना ली। अब वह केवल एक मजेदार व्यक्ति नहीं रह गए थे, बल्कि गांव के बच्चों और बड़ों के लिए एक शिक्षक भी बन गए थे। गांव के बच्चे उनकी कहानियों के दीवाने थे। वे हमेशा उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे, जब भी नसरुद्दीन कुछ नया सुनाने आते थे। एक दिन नसरुद्दीन ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक कहानी प्रतियोगिता आयोजित की जाए। उन्होंने घोषणा की कि जो भी बच्चा सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियों की तैयारी करने लगे। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आया। बच्चे एक एक करके अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहला बच्चा आया और उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें एक प्यारा कुत्ता था जो हमेशा अपने मालिक की मदद करता था। सबको कहानी पसंद आई। दूसरा बच्चा आया और उसने एक कहानी सुनाई, जिसमें एक चतुर खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को मिलकर एक समस्या का समाधान किया। उसकी कहानी भी दिलचस्प थी। जब सभी बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, तब नसरुद्दीन ने सभी की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम सबने बहुत अच्छी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन एक कहानी है जो मेरे दिल को छू गई। सभी बच्चे उत्सुकता से सुनने लगे। नसरुद्दीन ने कहा, मेरी पसंदीदा कहानी एक छोटे से लड़के की है, जिसने अपने हौसले और बुद्धिमानी से अपने गांव को बचाया। उन्होंने उस कहानी को सुनाया कि कैसे उस छोटे लड़के ने अपने गांव को एक खतरनाक बाघ से बचाने के लिए एक योजना बनाई थी। उसकी बहादुरी और चतुराई ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। बच्चों ने इस कहानी को ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर चमक आ गई। जब कहानी खत्म हुई, तो नसरुद्दीन ने कहा, अब मैं इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूं। उन्होंने पहले 3 बच्चों को पुरस्कार दिए और सभी की तारीफ की। बच्चों ने खुशी खुशी पुरस्कार प्राप्त किए और नसरुद्दीन का धन्यवाद किया। प्रतियोगिता के बाद गांव के लोग नसरुद्दीन की शिक्षाओं की सराहना करने लगे। उन्होंने न केवल बच्चों को कहानियों के माध्यम से मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें मूल्यवान सबक भी सिखाए। एक दिन गांव में एक और व्यापारी आया। उसने सुना था कि नसरुद्दीन के पास बहुत अच्छे विचार हैं। व्यापारी ने नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला, मैं एक नए व्यापार के बारे में सोच रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है। व्यापारी ने कहा, मैं गांव में एक नया स्कूल खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे चलाना है। नसरुद्दीन ने कहा, यह तो एक बहुत अच्छा विचार है। तुम्हें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। व्यापारी ने नसरुद्दीन की सलाह मानी और गांव में एक स्कूल खोला। नसरुद्दीन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को भी इस स्कूल में शामिल किया। गांव के बच्चे अब न केवल खेलते थे, बल्कि वे पढ़ाई भी करने लगे। नसरुद्दीन ने उन्हें हंसी मजाक के माध्यम से शिक्षा दी, जिससे बच्चे सीखने में और भी ज्यादा रुचि रखने लगे। कुछ महीने बाद गांव में बदलाव आ गया। बच्चे अब न केवल मजेदार कहानियां सुनते थे, बल्कि वे अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे। नसरुद्दीन की लोकप्रियता गांव से बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने और उनके अनुभवों से सीखने आने लगे। गांव के बुजुर्गों ने नसरुद्दीन को एक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांव की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सभा आयोजित की। नसरुद्दीन ने सभी की राय सुनी और अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने कहा, हम सब मिलकर अपने गांव को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने नसरुद्दीन के नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। अब नसरुद्दीन केवल एक मजेदार कहानीकार नहीं रह गए थे, बल्कि एक बुद्धिमान नेता भी बन गए थे। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य
और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया। वह न केवल चतुराई से काम करते थे, बल्कि उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दिन नसरुद्दीन ने सोचा कि गांव की खुशियों को और बढ़ाने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और एक बड़ा मेला आयोजित किया। मेले में खेल, नृत्य और मस्ती के आयोजन हुए। गांव के सभी लोग मिलकर आनंदित हुए। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं नृत्य कर रही थीं और पुरुष खेलों में भाग ले रहे थे। नसरुद्दीन ने एक मजेदार कहानी सुनाई, जिससे सभी लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगर हम हंसते रहेंगे तो हर समस्या का सामना कर सकते हैं। इस तरह नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित किया कि हंसी और चतुराई से जीवन में खुशियों का संचार हो सकता है। गांव वाले उनके प्रति आभारी थे और उन्होंने उन्हें हमेशा अपने दिल में जगह दी। समय बीतता गया और नसरुद्दीन की कहानियां और उनकी चतुराई से भरी बातें हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहीं। उन्होंने न केवल अपने गांव को बदला, बल्कि वहां के लोगों के दिलों में खुशी और हंसी का संचार भी किया। गांव में अब हर कोई नसरुद्दीन की तरह हंसने और खुश रहने की कोशिश करता था। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया